नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं पंकज आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगामी बिहार की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है, खेरा सत्याग्रह। यहाँ से अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या अमूमन अधिक होती है, भागीदारी राष्ट्रीय आंदोलन की अधिक होती है। तो चूंकि ये खेरा सत्याग्रह जो है यह महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ सत्याग्रह था, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम खेरा सत्याग्रह के माध्यम से बहुत सारी अनूठी चीज़ों को भी जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसी बातों के बारे में भी आपको आज पता चलने वाली है जिसके बारे में शायद आपको इससे पहले नहीं पता हो। तो आज का सेशन बहुत ही रोचक होने वाला है, इसे आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से अगर आपने इसे ध्यान से देख लिया तो इस टॉपिक से आने वाले किसी भी सवाल को आप सही उत्तर देने की स्थिति में जरूर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। ये खेरा सत्याग्रह जो है दोस्तों, यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया सत्याग्रह था। ठीक है ना, यह किसान आंदोलन था, किसानों से संबंधित आंदोलन था जिसका नेतृत्व जो है प्रमुख रूप से महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1917 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था और उसे अपना महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया था दोस्तों। ठीक है, यह चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? बिहार के चंपारण में हुआ था। ठीक है, पिछली कक्षाओं में हम कई बार चंपारण सत्याग्रह के बारे में बहुत सारी बातें कर भी चुके हैं। अभी आगे चंपारण सत्याग्रह संबंधित एक प्रॉपर सेशन लेकर के भी आऊँगा। ठीक है, पहले एक पृष्ठभूमि इसका समझते हैं खेरा सत्याग्रह का। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया गया था और एक जो विशेष बात थी वो क्या थी कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जो है वो नील बगान मालिकों से लड़ रहे थे, लेकिन खेरा सत्याग्रह में महात्मा गांधी जो है प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे। ठीक है, ये एक बेसिक अंतर है जो आपको जाननी चाहिए। और अगर हम सत्याग्रह के सफल प्रयोग की बात करें तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से जो है पहली बार सफल सत्याग्रह को संचालित किया था और इस वजह से ही महात्मा गांधी को ख्याति मिली पूरे भारतवर्ष में। ठीक है दोस्तों, तो यह सत्याग्रह जो था खेरा सत्याग्रह, यह महात्मा गांधी के जीवन का जितने भी किसान आंदोलनों में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, नेतृत्व दिया था, उनमें यह प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन था। कौन सा? खेरा सत्याग्रह। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। और चूंकि महात्मा गांधी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था खेरा सत्याग्रह का, तो यह गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है राष्ट्रवाद का बीज बोने में इस सत्याग्रह की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यह जो है गुजरात में यह सत्याग्रह किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब इसके जो मुख्य कारण थे एक बार उसको जान लेते हैं क्योंकि सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है ना, कि और आपके मन में भी जिज्ञासा होगी किसी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हैं, कोई सत्याग्रह हुआ तो क्यों हुआ। पहले हमने उसकी पृष्ठभूमि की बात थोड़ी सी कर ली। ठीक है, महात्मा गांधी से परिचित हमने आपको करवाया है इस सत्याग्रह के संदर्भ में। ठीक है, तो अब उसके कारण को जानते हैं कि खेरा सत्याग्रह का कारण क्या था। तो खेरा सत्याग्रह जो हुआ था ये कब हुआ था? 1917-18 में। ठीक है, 1917-18 का जो ईयर था, इस 1917-18 में क्या हुआ था गुजरात में, और चूंकि यह सत्याग्रह आयोजित हुआ था खेरा में तो खेरा ही मान लेते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, तो 1917-18 में क्या हुआ था कि जैसा कि भारत की जिस प्रकार से मौसमी परिवर्तन यहाँ पे होते हैं, जलवायु की जो दशा है भारत की, तो बहुत सारे क्षेत्र क्या होते हैं एक साथ ही एक समय में ही। जैसे अगर अपने बिहार की ही बात करते हैं अगर उदाहरण के तौर पे, तो कुछ हिस्सा क्या होता है हमेशा बाढ़ में डूबा होता है। मतलब क्या कि बहुत अधिक बारिश हो रही है या नेपाल के पानी का प्रेशर अधिक बढ़ जाता है तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है और भयंकर तबाही होती है, भयंकर क्षति होती है, जान माल की बहुत व्यापक स्तर पर हानि होती है। और दूसरी तरफ
बिहार के ही कुछ भागों में, दक्षिण बिहार की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे सुखाड़ पड़ा रहता है, वहाँ बारिश होती ही नहीं है। अब तो खैर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की वजह से तो उत्तर बिहार में भी जो है सूखे की स्थिति ही अक्सर रहती है, और समय पे वर्षा के ना होने के कारण फसल का जो है उत्पादन ठीक से हो नहीं पा रहा है। तो यही स्थिति उस समय भी थी, गुजरात में भी थी दोस्तों, ठीक है ना। वहाँ पे क्या हुआ था कि या तो भारी वर्षा, क्योंकि समुद्र भी पास में है ना, तो या तो भारी वर्षा के वजह से या तो सूखे के वजह से क्या हुआ था, किसानों का फसल जो है वो नष्ट हो गया था, मतलब उत्पादन ठीक से हो नहीं पाया था, जो जनता थी वो त्रस्त थी। दूसरी ओर प्लेग और हैजा जैसी महामारियां जो हैं अपना तांडव मचा रही थी दोस्तों, ठीक है ना। प्लेग और हैजा जैसी महामारियां जो हैं ये क्या कर रही थी, तांडव मचाई हुई थी। तो इससे जो किसान थे वो बहुत अधिक परेशानी में थे, ठीक है ना। यह इस सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किया था उसका एक प्रमुख कारण था, ठीक है। दूसरा बात क्या था कि दूसरा कारण की अगर बात करें तो जो राजस्व संहिता था, रेवेन्यू कोड था, उसके अनुसार क्या था कि अगर किसी किसान की सामान्य पैदावार जो है, जो उपजाते हैं वो फसल, तो वो अगर सामान्य स्थिति से 25% से कम हो, ठीक है, अगर मान लो कि 100 बोरा गेहूं उपजाता है, सपोज समझने के लिए ऐसी इस तरीके से हम आप उससे चर्चा कर रहे हैं कि अगर मान लो कि 100 कट्टे गेहूं का उत्पादन होना था, जो होता है, और अगर इस बार या तो बाढ़ के कारण, भारी वर्षा के कारण या तो सूखा के कारण जो है गेहूं का उत्पादन जो है 25 बोरे से कम हो गया, ठीक है ना, मतलब कुल उत्पादन का अगर 25% से कम उत्पादन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में राजस्व संहिता में यह प्रावधान था कि उस किसान का जो लगान था वह क्या होना चाहिए, पूरी तरह से जो है माफ हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, पूरी तरह से माफ कर दिया जाना चाहिए। यह राजस्व संहिता में जो है प्रावधान था। लेकिन सरकार ने क्या किया, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने मनमानी करी, उसने अपने ही राजस्व संहिता में जो है संशोधन कर दिया, और राजस्व संहिता में उल्लेख होने के बावजूद भी कि अगर पैदावार 25% से कम होती है तो लगान को पूरी तरह माफ़ कर दिया जाएगा, अंग्रेजी सरकार ने ऐसा नहीं किया और जबरन किसानों से वसूली की दोस्तों। तो ये वे प्रमुख कारण थे जिसके कारण खेरा सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी को करना पड़ा था। यह आंदोलन कई बार परीक्षाओं में इसके डेट के संदर्भ में पूछ लिया जाता है। तो यह आंदोलन जो है दोस्तों ये मार्च 1918 से जून 1918 तक चला था। कब तक चला था, मार्च 1918 से लेकर के जो है जून 1918 तक यह आंदोलन चला था। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड है, मार्च 1918 से जून 1918 के बीच में जो है यह आंदोलन चलाया गया था। नेतृत्व कौन प्रदान कर रहा था, महात्मा गांधी का नेतृत्व था खेरा सत्याग्रह को दोस्तों, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी जी ने जब खेरा सत्याग्रह का आह्वान किया था, किसानों के दर्द को देखने के बाद, किसानों की परेशानियों को देखने के बाद जो है महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह का जो है आह्वान किया। तो उनके आह्वान को सुनकर जो है उससे प्रभावित होकर के वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत छोड़ के, वो वकालत करते थे, अपनी वकालत छोड़ करके जो है वह आंदोलन से आकर के जुड़ गए, खेरा सत्याग्रह से आकर के जुड़ गए और अपने संगठनात्मक जो नेतृत्व उनका था उसका उन्होंने यहाँ पे परिचय दिया, उसको बखूबी निभाया, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। अब इससे क्या निकल के आता है कि खेरा सत्याग्रह से महात्मा गांधी के साथ साथ जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े हुए थे, ठीक है ना। कौन जुड़े हुए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जो है जुड़े हुए थे खेरा सत्याग्रह से, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस सत्याग्रह में गुजरात सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, गुजरात सभा। कई बार परीक्षा में गुजरात सभा के बारे में पूछ लिया जाता है कि गुजरात सभा जो है, गुजरात सभा के अध्यक्ष कौन थे, यह सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसके अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी थे दोस्तों। कौन थे, महात्मा गांधी गुजरात सभा के अध्यक्ष थे।
और गुजरात सभा ने जो है खेरा सत्याग्रह में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो एक सवाल यहाँ से क्या निकल के आता है कि गुजरात सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गुजरात सभा के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे दोस्तों। ठीक है, अब अगर जो महात्मा गांधी कुछ अन्य सहयोगी की बात करते हैं, एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आपने जान ही लिया, उनके साथ साथ इंदुलाल याग्निक, नरहरि पारिक, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ जुड़ करके इस सत्याग्रह को जो है आगे बढ़ाया था। कौन? इंदुलाल याग्निक और नरहरि पारिक, ये नाम अति महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। और उनके साथ ही एक और नाम जुड़ा हुआ था, वो था विट्ठल भाई पटेल का। ठीक है ना, ये तीनों लोग जो है गांव गांव जा करके किसानों की समस्याओं को जाना। कौन तीनों? इंदुलाल याग्निक, नरहरि पारिक और विट्ठल भाई पटेल। ये गांव गांव जा करके किसानों की समस्या को इन्होंने जाना, सर्वेक्षण किया और प्रमाण जुटाया। बिना प्रमाण के महात्मा गांधी कोई काम नहीं करते थे। पहले उन्होंने किसानों से बात करी व्यापक स्तर पे अपने सहयोगियों के माध्यम से, और उसके बाद जब साक्ष्य मिल गया तो फिर उन्होंने अंग्रेज सरकार के समक्ष उस चीज़ों को रखा और इस सत्याग्रह को अंजाम तक पहुंचाया। ठीक है, ये जो विट्ठल भाई पटेल थे दोस्तों, ये विट्ठल भाई पटेल क्या करते थे? ये परिषद में जो है कानूनी स्तर पर लड़ाई लड़ते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ की अगर बात करें तो, ठीक है ना, तो इस समय भी खेरा सत्याग्रह के समय भी जो है विट्ठल भाई पटेल ने परिषद में और कानूनी स्तर पे जो है इसके लिए किसानों के लगान माफी के लिए जो है लड़ाई लड़ी थी। वहीं जो वल्लभ भाई पटेल थे वो जमीनी स्तर पे जो है क्या करते थे? किसानों को संगठित कर रहे थे और उनको सत्याग्रह में शामिल होने के लिए जो है शपथ भी दिला रहे थे। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं सहभागिता की कि खेरा सत्याग्रह में जो है किन किन लोगों ने जो है अपनी सहभागिता सुनिश्चित की थी। तो पाटीदार किसान जो थे, खेरा के जो पाटीदार किसान थे, उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी दोस्तों। और पाटीदार किसानों की एकजुटता ने जो है अंग्रेज सरकार को बहुत परेशान किया था। ठीक है ना, अंग्रेजी सत्ता को इन्होंने हिला करके रख दिया था इन पाटीदार किसानों ने। तो जब भी गुजरात की चर्चा आती है, न्यूज वगैरह में आती है, तो ये पाटीदार किसान का नाम जो है ये अक्सर चर्चा में रहता है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने पाटीदार किसानों के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों को भी जो है अपने इस सत्याग्रह से जोड़ा, खेरा सत्याग्रह से जोड़ा। वो समाज के निम्न वर्गों के बीच जाकर के मिले, खेतिहर मजदूरों से मिले और उन सबको अपने साथ जो है इस खेरा सत्याग्रह में जोड़ा, जिससे क्या हुआ? आंदोलन का आधार जो है वह व्यापक हुआ दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की, जिसके सदस्यों ने जो गांव-गांव सर्वेक्षण का कार्य महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह के समय करवाया था, तो उसमें प्रमुख भूमिका जो है निभाई थी। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो था दोस्तों, तो इसके जो स्थापनाकर्ता थे, संस्थापक थे, वो कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत महत्वपूर्ण नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों 12 जून 1905 को जो है इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 12 जून 1905। तो एक और तथ्य यहाँ से निकल के आता है कि जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी था दोस्तों, उसका जो गठन किया गया था, स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी दोस्तों। और किस स्थान पे की गई थी? ये भी सवाल पर अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो पुणे में की गई थी। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में है, तो पुणे में जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 12 जून 1905 को की गई थी। और उद्देश्य क्या था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना करने का? गोपाल कृष्ण गोखले जी का उद्देश्य था कि वैसे युवा वर्ग जो देश सेवा के लिए समर्पित होना चाहते हैं, तो उनको इस सोसाइटी के द्वारा जो है प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक है, और समाज सुधार का कार्य और देश सेवा का कार्य जो है
उनके द्वारा अंजाम तक पहुंचाया जाता था दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण चीज़ कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा जो है इन युवाओं से प्रतिज्ञा दिलवाई जाती थी देश हित में काम करने के लिए, समाज हित में काम करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। और हितवाद नाम का एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया जाता था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा। कौन सा? हितवाद, इसे ध्यान रखेंगे। यह 1911 ईस्वी में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था इसका प्रकाशन, और यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो समाचार पत्र जो है कौन सा था? हितवाद था, जो 1911 ईस्वी से जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था दोस्तों। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होता था ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो नागपुर से प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था? नागपुर से प्रकाशित होता था। इसे ध्यान रखेंगे, इससे परीक्षा में सवाल यहाँ से आपसे अक्सर पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी की जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने बहुत मदद की थी। अब थोड़ा रणनीति जो था, स्ट्रेटजी जो था, उसकी बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने किसानों को शपथ दिलाई कि वे लगान नहीं भरेंगे चाहे उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। ठीक है ना, चाहे अंग्रेजी प्रशासन आकर के उनकी संपत्ति जब्त कर ले, लेकिन लगान चुकाना नहीं है। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी ने एक बड़ा ही शर्त लगा रखा था कि किसी भी हाल में जो है हिंसा का रास्ता नहीं चुनना है। चाहे कितना भी अत्याचार अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा किया जाए, पुलिस दमन चक्र चलाए, लेकिन किसी भी शारीरिक हिंसा का जो है विरोध नहीं करना है। ठीक है, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है, और अहिंसक रूप से जो है अहिंसक अनुशासन बनाकर रखना है, और अहिंसक रूप से जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कुछ प्रतीकात्मक प्रतिरोध की जो बात हुई थी उसकी। तो क्या हुआ था कि जब सरकार ने एक किसान का खेत जब्त किया, तो गांधी जी की सलाह पे जो है मोहनलाल पांड्या, कौन? मोहनलाल पांड्या जो है, जब ये खेत जब्त करने के लिए आए थे, कौन? अंग्रेज अधिकारी जब खेत जब्त करने के लिए आए थे, किसान का खेत जब्त करने के लिए आए थे, तो मोहनलाल पांड्या को महात्मा गांधी ने वहीं जा करके प्याज, चूंकि उस खेत में, जिस खेत को जब्त करना था, उस खेत में प्याज की खेती हो रही थी दोस्तों, तो उस प्याज को महात्मा गांधी ने उसे मोहनलाल पांड्या को बोला कि तुम जाओ और जो तुम्हारा खेत है उससे प्याज उखाड़ करके ले आओ। ठीक है, उसके बाद अगर उसको जब्त करना है तो करने दो। तो इस मोहनलाल पांड्या ने जो है वहाँ से प्याज उखाड़ लिया और अपनी गिरफ्तारी दी। तो इसी वजह से महात्मा गांधी ने इसे प्याज चोर की उपाधि से संबोधित किया। किसको? मोहनलाल पांड्या को प्याज चोर या डुंगली चोर की उपाधि से संबोधित किया था दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इस आंदोलन में जो दमन चक्र चलाया गया था, जो जब्ती की कार्रवाई की जाती थी उसकी। तो सरकार लगान जो नहीं भरते थे उन पे जो है चौथाई लगाता था। उनके मवेशियों को जो है, भैंसों को और हल कृषि उपकरणों को जो है क्या करता था? जब्त कर लेता था। उसके कृषि उपकरणों को जो है जब्त कर लेता था, जो लगान नहीं चुकाता था उनको। उनके मवेशियों को, जो उनके पास जो गाय भैंस होता था, उसको, जो भी कृषि उपकरण है उसको क्या करता था? जब्त करके लेके चला जाता था। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि आंदोलन की तीव्रता बहुत अधिक बढ़ गई थी। तो आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए जो है ब्रिटिश सरकार ने एक गुप्त निर्देश जारी किया। ठीक है, वो निर्देश क्या था? वो निर्देश था कि जो किसान, जिस किसान की स्थिति ऐसी है कि वो राजस्व चुकाने की स्थिति में है, तो उससे राजस्व लो, और जिसकी स्थिति ऐसी नहीं है उसको छोड़ दो, उससे भुगतान नहीं लो। ठीक है ना। तो जब महात्मा गांधी इस बात से आश्वस्त हो गए कि अंग्रेजी सरकार ने ऐसा कहा है कि जो किसान राजस्व भुगतान करने की स्थिति में है, केवल उन्हीं किसानों से जो है लगान वसूला जाए, बाकी से नहीं, तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या किया? समाप्त करने की जो है दोस्तों घोषणा कर दिया। ठीक है, इसे ध्यान रखें। क्या किया? समाप्त करने की घोषणा महात्मा गांधी ने कर दिया। अब जो हमने अभी शुरू में बात करी थी कि महात्मा गांधी जो थे वो चंपारण में तो बगान मालिकों से लड़ रहे थे, लेकिन खेड़ा में प्रत्यक्ष रूप से जो अंग्रेजी नीति थी, डायरेक्ट अंग्रेजी प्रशासन से उन्होंने टक्कर लिया था। खेड़ा सत्याग्रह की यह विशेषता है दोस्तों। ठीक है ना। और यह महात्मा गांधी के द्वारा
प्रथम किसान आंदोलन था जिसको इन्होंने जो है सफलतापूर्वक इस सत्याग्रह को जो है अपने निष्कर्ष तक, अंजाम तक पहुंचाया था दोस्तों। ठीक है, और इसी क्रम में जो है भारत को एक बड़ा नेता मिला। महात्मा गांधी की भी प्रसिद्धि का विस्तार बहुत अधिक हो गया, पूरे भारत में जन जन तक वो पहुंच गए। उसके साथ ही जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम का एक बड़ा लीडर इस देश को मिला। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहीं पे निखर के आए थे इसी आंदोलन के दौरान सबसे पहले। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। और महात्मा गांधी को जो है गुजरात के निर्विवाद नेता के रूप में जो है स्वीकृति मिल गई थी दोस्तों। ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। अब परीक्षा में पूछे जाने लायक जो कुछ बिंदु हैं एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि यह कब हुआ था। मार्च 1918 से जून 1918 के बीच में। जो संस्थागत आधार था वह गुजरात सभा के द्वारा प्रदान किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, और उसी समय पे समान समय में ही लगभग जो है 1918 ईस्वी में ही जो है अहमदाबाद मीर हड़ताल भी चल रहा था दोस्तों। ठीक है, और जो राजस्व संहिता की हमने अभी बात करी थी वो वही थी कि अगर 25% से कम जो है फसल उपजता है तो फिर क्या होता था? पूरा लगान माफ कर दिया जाता था, ऐसा प्रावधान था। और जब्ती शब्द वही कि संपत्तियों को जबरन उठाकर ले जाने की प्रक्रिया जो है जब्ती कहलाती है। और इससे क्या हुआ? गरीब किसानों को लगान से राहत मिली। गरीब किसानों को क्या हुआ? लगान से राहत मिली। और महान नैतिक विजय इसे महात्मा गांधी का माना जाता है और किसानों का माना जाता है दोस्तों। तो आज के इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, जितने भी कॉन्सेप्ट जो अवधारणा इससे जुड़ी हुई बातें थी, उन सब की हमने बात कर ली है। ठीक है ना, तो अगर परीक्षा में सवाल खेरा सत्याग्रह से पूछा जाएगा दोस्तों तो सवाल आज के इस सेशन में निश्चित रूप से उस सवाल का उत्तर आपको मिलेगा। तो मेरी अपेक्षा ये है कि इस सेशन को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से यहाँ से आने वाले किसी भी सवाल को आप गर्दा करके आएंगे। मिलते हैं जल्दी एक नए क्लास, नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।